मैट्रिक्स चैप्टर को एक बार डिटेल में समझेंगे और सब कुछ जो अब तक हमने पढ़ा उस पूरे का क्विक रिवीजन होगा। ठीक है भैया। देखो, सबसे शुरू में सबसे ज्यादा मजा इसी चीज में आता है, आपने जो कुछ पढ़ लिया, देखो मान लो आपके 4 दिन लगे हो इस चैप्टर को पढ़ने में, तो अब इस 40 मिनट के लेक्चर में वो सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो यही चीज बताती है कि हम प्रोग्रेस की तरफ है। फिर ऐसा लगेगा जब आप रिवाइज करोगे करते करते एग्जाम में कि 5 मिनट ही दोगे बस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को देखने में। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स चैप्टर में मैट्रिक्स को प्रेजेंट करने के तरीके सीखे कि उसको रेक्टेंगुलर विंडो टाइप से भी शो कर देते हैं इससे, और इस तरीके से भी उसको प्रदर्शित किया जाता है। मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर्स को प्रेजेंट करने का एक तरीका। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। आपको कुछ कुछ इसमें से याद आ जाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, मैं चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। सबसे पहला जो है मैट्रिक्स, उसको हमने कहा रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, सबसे पहला मैट्रिक्स क्या है? रो मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, फिर पांचवा ये आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद एक आता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर 6। और स्केलर का ही एक सब पार्ट, यानी इसको टाइप भी बोल देते हैं कई बार, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आठवां आता है हमारा नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इन 8 पार्ट के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक रो हो, बाकी कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 2 5 6, ये एक रो मैट्रिक्स है। या 1 2 3 4 5 7, कुछ भी। ठीक है, कॉलम तो बहुत सारे हैं, पहले में 3 है, दूसरे में 5 है, लेकिन रो एक ही है। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट है, यानी उसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, 1 2 3 4, कॉलम एक होगा, रो बहुत सारी हो सकती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें रेक्टेंगल टाइप का मैट्रिक्स हो, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो, यानी m इंटू n जो होता है ना, m की वैल्यू कुछ अलग हो और n की वैल्यू कुछ अलग हो, तो उसको बोला जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? जहां m की वैल्यू n के बराबर होगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? जहां डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट होंगे, बाकी सब कुछ जीरो होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? कि जहां डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट सारे इक्वल हो, जैसे 5 5 5 है, और बाकी सब कुछ जीरो हो, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? जब डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 हो जाए और बाकी सब तो जीरो है ही, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स क्या होगा? सारे एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया। आगे बढ़े अंजलि? जी भैया। नेक्स्ट, इसके बाद हमने 3.1 एक्सरसाइज में क्या पढ़ा? 3.1 एक्सरसाइज में आपने मैट्रिक्स की इक्वालिटी पढ़ी, यानी कि उनको इक्वल करके मैट्रिक्स को इक्वल किया और करने के बाद कंपेयर करी एक्स वाई जेड के, इस तरीके से वैल्यू निकाली। तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, दोनों मैट्रिक्स जिनकी आप कंपेयर करना चाह रहे हो उनका ऑर्डर बराबर हो, यानी अगर ये m इंटू एन है तो ये भी m इंटू एन का ही होगा। अभी मैं बुक में भी दिखाऊंगा आपने क्या क्या पढ़ा, ये ओरली समझ लो। 3.1 एक्सरसाइज में बस इतना ही है। फिर हमने पढ़ा एलजेब्रा, यानी कि एलजेब्रा मैट्रिक्स में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने पाया कि अगर हम दो मैट्रिक्स को प्लस कर दें तो ये अगर उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो बराबर आती है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ये एसोसिएटिव भी होते हैं। पूरे ध्यान से समझना एक एक चीज को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अगर पहले कुछ रह भी गया हो तो यहाँ क्लियर हो जाएगा।
तीसरा हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव पढ़ लिया, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद है आइडेंटिटी, यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें हमें कुछ ऐड करके वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसा सिर्फ नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे? एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद आता है इनवर्स, यानी ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स हो जिनको ऐड करके जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो ये होता है आइडेंटिटी और इनवर्स का खेल। अलजेब्रा पढ़ लिया हमने, मैट्रिक्स पढ़ लिया, उसकी इक्वालिटी पढ़ ली। अब इसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, मान लो दो मैट्रिक्स है ए और बी। पहले वाले मैट्रिक्स को कहा जाता है प्री मैट्रिक्स, दूसरे वाले मैट्रिक्स को कहा जाता है पोस्ट मैट्रिक्स। तो पहले वाले मैट्रिक्स को जब हम दूसरे वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है। जैसे मान लो इसका ऑर्डर है 2 into 4, तो दूसरे वाले का जो ऑर्डर होगा वो 4 into 5 समथिंग कुछ भी हो। ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट वाले का ये वाला एलिमेंट और सेकंड वाले का फर्स्ट वाला ये सेम होंगे, तब ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। और बिना मल्टीप्लिकेशन करे ऑर्डर को भी प्रेडिक्ट करा जा सकता है, यानी कि 2 into 5 का ऑर्डर होगा। बस यही प्रॉपर्टी है इसकी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने एडिशन की पढ़ी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी इनवर्स, ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है कम्यूटेटिव। दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते, यानी कि ए बी और बी ए नॉट इक्वल आते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि ए बी सी बराबर ए बी इंटू सी। तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी क्या होती है? आइडेंटिटी, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स को दूसरी ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है जिससे मल्टीप्लाई करे और कोई फर्क भी ना पड़े, तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी। फोर्थ में क्या है? इनवर्स, यानी दो मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे आई बन जाए, ठीक है, वो होता है इनवर्स। बात समझ आई भाई यहां तक? हाँ जी भैया। तो देवी ये आपने 3.2 और 3.3 तक का क्लियर कर दिया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखो 3.5 और 6, इनमें क्या पढ़ेंगे हम? यहां पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है अंजलि? भैया जो रो से कॉलम में आ जाए, कॉलम से रो में भैया उनका ट्रांसपोज कर देना। बहुत बढ़िया। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज को ए टी या ए डैश से शो करते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं वो भी मैं करके दिखाऊंगा अभी। बस आप कॉन्सेप्ट को समझो पहले। ट्रांसपोज पता चल गया हमें, अब इसकी प्रॉपर्टी भी तो होंगी। जैसे एडिशन पढ़ा है, एडिशन की प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा उसकी प्रॉपर्टी, अब ट्रांसपोज की भी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डबल ट्रांसपोज करा जाए किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स को मैं ऐड कर दूं और उनका ट्रांसपोज करूं, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तीसरा, यहां तक कोई दिक्कत है भाई? नहीं भैया। ठीक है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आ जाता है, ए प्लस बी ट्रांसपोज ए टी बी टी के बराबर होता है। और बस यही दो प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट है, बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ट्रांसपोज सीख लिया। इसके बाद
ट्रांसपोज के बाद ट्रांसपोज की ही एक प्रॉपर्टी में ये दूसरा एक्सरसाइज, दूसरी चीज हम पढ़ लेते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? भैया स्क्यू सिमेट्रिक में तो वो माइनस लेके कॉमन निकालना पड़ता है। नहीं, कॉन्सेप्ट को ऐसा कर लो बिल्कुल जैसे शीशे पे कपड़ा मार देते हैं ना, बिल्कुल धुंधला धुंधला, धूल मिट्टी सब खत्म, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए। अगर मैं एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में सोचूं और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मुझे वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है तो वो हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर जी भैया, अगर ट्रांसपोज करने के बाद मुझे वो मैट्रिक्स तो मिल जाती है लेकिन माइनस साइन के साथ में, तो वो होता है देवी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भैया, ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद एक लास्ट में क्या बचा हुआ इसमें, चलो यही कॉन्सेप्ट थे बस इसमें। अब डायरेक्टली चलते हैं हम एक्सरसाइज पे और इसके कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हर एक एक दो एक्सरसाइज में। ठीक है जी, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें कुछ। देखो ये हमारे सामने है एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड जेड ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया इक्वलिटी कैसे इक्वेट करना है, तो इनको इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल बच्चों का काम है। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशन, मैंने आपको बताया एडिशन वही होगा जिनके दोनों के ऑर्डर बराबर होंगे, उन्हीं मैट्रिक्स को प्लस कर सकते हैं हम। ठीक है जी, और डिफरेंस यानी माइनस भी हम उन्हीं का कर सकते हैं जो एक ही बिरादरी वाले हों, यानी कि उनका ऑर्डर अगर बराबर होगा तो हम उनमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्डर बराबर हो। मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको समझाई है, वो सेम होना चाहिए। फिर ये बताया मैंने आपको, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, आइडेंटिटी होती है इसमें, और इनवर्स होता है। ठीक है जी, ठीक है ये कोई भैया, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो जनरली कॉमन सेंस से भी कर लेते हैं। तो ये हमने सीख लिया। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आया, वो सीख लिया हमने, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर क्या है और किस किस तरीके से मल्टीप्लाई करा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जी फॉलो भैया, नहीं होती इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, इसको बोलेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, और आइडेंटिटी भी होती है। तो ये हमने कर दिया। अब इसकी एक्सरसाइज में देखो क्या चीज दे रखी है, 3.2, वही आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में पूरी की पूरी निकल जाएगी। ठीक है जी, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18th 19th 20 21 22 ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना आप। देखो क्वेश्चन नंबर 18th को करने से पहले आप 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना जितने भी हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन नंबर 19th और 20 इनमें एक ट्रिक है, यानी कि ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी है इनको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा हो उसको समझना है बस आपको, मल्टीप्लाई करना तो आप जान ही गए। तो देखो फटाफट से रिवाइज करा देता हूं उसको। क्या दिया हुआ है, एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 रुपए का टोटल बजट है। उस 30,000 रुपए का हमने कुछ अमाउंट, यानी मान लिया उसमें से एक्स अमाउंट 7% पे दिया, सॉरी 5% पे दिया, और बचा कितना 30,000 माइनस एक्स, वो हमने 7% पे दिया। 5% और 7%, देखो यहां तक बात समझ आएगी। हाँ जी भैया, तो अब इसका कैसे करेंगे, मैट्रिक्स को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, तो ये आ जाएगा x, ठीक है, 30,000 माइनस एक्स, फिर इसके बाद 5% और 7%। अब जो परसेंटेज दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करके तो निकालेंगे ना, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा इसमें।
बस आपको क्या होशियारी दिखानी है, इसको मैट्रिक्स में कैसे फॉर्म करें। यह आ जाएगा 5% यानी कि 5/100, और यह आ जाएगा 7% यानी कि 7/100। अब एक चीज को देखो आप, अगर आप ऑर्डर को बदल दो ना तो ये गलती हो जाएगी। देखो कैसे, फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बताना अंजलि क्या है। जी भैया, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जी 2 into 1, 2/1। देवी 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 ध्यान से करो। भैया ये रो तो एक रो 2 कॉलम है ना, भैया 1/2। 1/2 और ये 2/1, तो इनको भैया मल्टीप्लाई बड़े 1/2, आराम से करा जा सकता है, क्योंकि देखो ये सेम है ना, 2/1। 2 सेम है। ठीक है, अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, सपोज आपने इसको ऐसे लिख दिया 5/100 और 7/100 और फिर मल्टीप्लाई करने लगे, तो तब मल्टीप्लाई नहीं होगा ये। तो इसीलिए मैंने आपको समझाया इन वर्ड प्रॉब्लम को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लेके आना है। ठीक है, 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमी इनकी बुक्स हैं। तो केमिस्ट्री की कितनी है, 10 डजन, तो ये हो जाएगा 120, फिर 8 डजन यानी कि 96, फिर 10 डजन कितना है, ये भी 120। तो इसको हमने ऐसे क्रिएट कर लिया। उसके बाद उनके सेलिंग प्राइस क्या क्या दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस 80, 60 और 40। तो इसको हम ऐसे सेट करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद 20 हो गया हमारा, 21 और 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 21 को देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी 22 तो इजी है। आपको पी वाई दे रखा है। भाई मेरी आवाज आ रही है? हेलो, देखो पी वाई में क्या करना है आपको, पी का ऑर्डर दे रखा है कितना है, पी का ऑर्डर है लास्ट वाला पी इंटू के, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे पी इंटू के, ये कोई मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद वाई का ऑर्डर देखो क्या है, वाई का ऑर्डर भी दे रखा है यानी 3 इंटू के, ये हो गया मेरा। अब W का ऑर्डर देखो क्या है, W का ऑर्डर है n इंटू 3, n इंटू 3, तो W का ऑर्डर भी मिल गया हमें। फिर Y का ऑर्डर क्या है, सेकंड वाला यानी कि 3 इंटू के। तो अब यहां से एक चीज को नोटिस करो आप, मल्टीप्लाई केवल और केवल तभी हो सकती है जब ये एलिमेंट सेम हो ऑर्डर में, यानी K की वैल्यू 3 फिक्स हो गई। तो A ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, लेकिन अब P की वैल्यू n भी होनी चाहिए, वो कैसे होगी देखो। यहां से क्या है, W की Y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 है और ये n इंटू के। ठीक है जी, तो फाइनली आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, तो यहां से मिलेगा P इंटू के वाला, और यहां से जो आपको मिलेगा वो n इंटू के वाला मिलेगा। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? हाँ जी भैया। मैट्रिक्स का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वो एक ही बिरादरी में होता है। ठीक है, तो इनका प्लस तभी होगा जब ये P इस n के बराबर होगा, P इक्वल्स टू n। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू है। ठीक है भाई, ठीक है भैया। अब दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, ये और भी आसान लगेगा। n equals to p, then the order of 7x minus 5z। तो 7x, x का ऑर्डर देखो क्या है, x का ऑर्डर है 2 इंटू एन। फिर z का ऑर्डर क्या है, तीसरे नंबर पे 1 2 3, तीसरा ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी। तो मैंने फिर से आपको बताया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब उनकी बिरादरी एक ही हो। तो इसमें कहा इफ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ, इस चीज का क्या ऑर्डर होगा अगर n p के बराबर हो। ठीक है ना, 2 तो 2 के बराबर है ही, n p के बराबर भी हो, तो क्या ऑर्डर होगा फाइनली। तो 2 तो अपनी जगह है,
तो 2 इंटू देखो कौन सा ऑप्शन सुटेबल बैठता है। सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, पी भी नहीं, डी भी नहीं होगा। जिसमें 2 स्टार्टिंग में है बस वही ऑप्शन मार दो, बी ऑप्शन करेक्ट। समझ आ गया भाई? जी भैया। अब इसके बाद ट्रांसपोज हमने सीख ही लिया क्या होता है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सब हम सीख चुके हैं। 3.3 एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस एक चीज समझनी है आपको, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा हटके है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ो 10th को और बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप कर चुके हो। 50% आपको इसमें बताना होगा। भैया इसमें तो इसको रोस्टेड कॉलम में सम ऑफ द Express the following is the sum of symmetric and skew symmetric matrix. भैया ये जो दे रखे हैं तो इनका सिमेट्रिक करके इनका दोनों का सम। जी देखो, जब तक आप चीजों को ऊपर ऊपर से सीखोगे ना सरफेस लेवल पे, तब तक हमेशा भूलोगे, चाहे आप 50 बार सिलेबस को रिपीट कर लो, ठीक है। अगर एक ही बार में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आपको ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ने का, बस एक बार देखोगे, समझोगे, हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ और खेल खत्म। और मैथमेटिक्स में कोई रट्टा तो मारना नहीं होता कि बार बार हम क्वेश्चन को रटेंगे, ये हुआ ऐसे स्टेप करें। आपको तरीका समझना है, काम हो जाएगा, ठीक है भाई। अब 10th को दोबारा पढ़ो एक बार। इसमें कहा एक्सप्रेस द सम, express the following matrix as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix। ठीक है, इनको दिखाओ कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के सम की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है जी। जी भैया। इसके लिए एक चीज याद रखो आप, मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज करा तो क्या आया, ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आप इन दोनों को प्लस कर दोगे ना तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी कंबाइनली, ठीक है। और अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर दो तो ये बनेगी एंटी सिमेट्रिक यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज ध्यान रखनी है। और आपको अगर ये जानना है कि ये मामला कहां से आया, तो आप दो मैट्रिक्स लो और उनको प्लस करके देखो, ट्रांसपोज करके, माइनस करके भी देखो। ये आ गया समझ? अब आपको एक ही मैट्रिक्स को, हाँ जी भैया, मुझे एक बार क्वेश्चन आपने टेस्ट में दिया था, उसका नहीं आया था वैसे चेंज करके। नहीं आया था उसका? मैट्रिक्स नहीं। कोई बात नहीं, मुझे टेस्ट पेपर में कौन सा क्वेश्चन था ये तो याद नहीं है, आप भेजना एक बार ग्रुप में, ठीक है भैया। देखो, अब हमें एक ही मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की फॉर्म में दिखाना है, तो ये तो धर्म संकट आ गया, कैसे करें भैया ऐसा? तो उसे तरीके से कर सकते हैं, a प्लस ए टी यानी सिमेट्रिक, ठीक है। चलो एक काम और करके दिखाता हूं आपको। देखो इसको ऐसे लेट कर लो आप, इसको लिखो आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में ही तो दिखाना है, तो हमने लिख लिया, ठीक है। अब सिमेट्रिक क्या है, ऊपर मैंने लिखा a प्लस ए का ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है a माइनस ए का ट्रांसपोज। देखो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। अब अगर आप इस चीज को देखो ना तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी। यहां क्या हो जाएगा, AT से AT कैंसिल और ये 2a बन जाएगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि a इक्वल्स टू 2a?
तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना हमें। हम क्या करेंगे इसमें, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे पहले ही, ताकि ये 2 वाला संकट ना हो। अब इसको रफ में सोल्व करके देखो, a/2 at/2 a/2 माइनस at/2, तो ये कैंसिल हो गया और हाफ प्लस हाफ a बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये कोई दिक्कत नहीं, यानी एक मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों की सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? हाँ जी भैया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान और फ्री में नंबर देने वाला ये चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, इतना ही टाइम आपको लगाना है इसमें, और इसके जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो करके देखने हैं दोबारा से, क्योंकि एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होता। अगली बार टेस्ट करके देखो, अपने आप को चैलेंज करके देखो वो क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं। ठीक है, लास्ट में है एलिमेंट्री रो वाला, यानी कि हमने अब तक क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ लिया, इक्वालिटी पढ़ ली, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स का इनवर्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है भाई, ठीक है देखो भैया। सबसे पहले तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है एक, इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसका तरीका ये होता है कि a इक्वल्स टू आई ए, उसको पहले ही लिख दो। ठीक है, a कोई मैट्रिक्स है 1 2 -1 3, और आई मैट्रिक्स हम जानते ही हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और a को एज इट इज रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। अब ये क्या होता है एलिमेंट्री रो और कॉलम, कुछ कुछ याद आ जाएगा आपको, मेरे ख्याल से आना चाहिए याद। हमने ये करा था कि r1 की जगह r1 प्लस r2, या r2 की जगह r2 माइनस 2r1, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करी थी। तो हमारा ध्येय, हमारा टारगेट, हमारा क्या लक्ष्य क्या रहता है कि इस लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बिल्कुल उसी की तरह बना देना, ये हमारा टारगेट रहता है। ठीक है जी, तो पहला ये 1 है, तो इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस 2 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए r2 की जगह r2 माइनस 2r1 ये लगाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इधर मैट्रिक्स ये वाली पूरी चेंज हो जाएगी। तो फाइनली जब आप करते करते यहां पहुंच जाओगे ना 1 0 0 1, और आपका ये मैट्रिक्स कुछ चेंज हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 -7 8 9 इनटू ए तो ए के इनटू में जो मैट्रिक्स है ना यही आपका इनवर्स होगा, यानी कि ये इनवर्स बन जाएगा। प्रोसेस समझ आ गया? जी भैया। ठीक है, तो एक काम करो आप 3.4 और मिसलिनियस भी मैंने आपको करा रखी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इसकी मैट्रिक्स वाली, इसमें क्या है कि पहले 4 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है कि पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, देखोगे कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं, फिर उसके बाद k को मान लेंगे, फिर k+1 पे प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकंड। तो पहले 3 क्वेश्चन तो उसी पे ही है, फिर उसके बाद में सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसमें, उनसे हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 12 ये भी मैथमेटिकल इंडक्शन पे ही है, और क्वेश्चन नंबर 10 जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स बनानी सिखाई उनके बेसिस पे होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको सेंड करूंगा क्वेश्चन जो आपको करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज, जैसे 3.1 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करना है, 3.2 का ये तो उसको करके आपको ग्रुप में सेंड करना है, तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा इन वन शॉट। जी भैया। चलो आज की क्लास यहीं तक, और अपने डाउट्स पूछते रहो, कॉन्सेप्ट को करते रहो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भैया।